नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन शो डीके पर। आज हम बात करने जा रहे हैं यूपीटेट एग्जाम 2011 से 2022 तक के पूछे गए प्रश्नों की, जिनमें आज हम देखेंगे बाल विकास शिक्षा शास्त्र के टॉप 50 क्वेश्चन जो कि 11 से 22 के बीच में पूछे गए हैं। तो ये प्रश्न आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगे, क्योंकि कोई भी एग्जाम होती ना तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पर उन्हीं सिलेक्टेड क्वेश्चनों की बात हम इसमें करेंगे और ये सब प्रश्न का पीडीएफ भी आपको आपकी अपनी ऐप ऑनलाइन स्टडी विद डीके पर उपलब्ध हो जाएगा। तो आप लिंक के थ्रू वहां पर जा सकते हैं प्ले स्टोर पर और उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं एड फ्री, विदाउट एनी किसी एड के आप वहां पर नोट्स पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के हमारे बाल विकास शिक्षा शास्त्र के टॉप 50 क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पर है पहला प्रश्न, व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप होता है। व्यक्ति के संगठन का स्वरूप है सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, सामाजिक, राजनीतिक, या फिर डी है मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक। तो यदि हम बात करें यहाँ पर बाल विकास की दृष्टि से, तो व्यक्ति के संगठन का स्वरूप जो होता है वो होता है ऑप्शन नंबर बी, जो कि होगा मनोवैज्ञानिक और शारीरिक, क्योंकि मनोवैज्ञानिक और शारीरिक गुण के मिलने से ही एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आता है, आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है। आत्म केंद्रित व्यक्ति किस प्रकार का होता है? अंतर्मुखी होता है, बहिर्मुखी होता है, उभयलिंगी होता है, या फिर हो सामाजिक निर्भर होता है। तो देखिए, जो आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है उसका जो स्वभाव होता है, उसकी जो प्रकृति होती है वो अंतर्मुखी प्रकृति होती है। अब देखिए, अंतर्मुखी प्रकृति की यदि हम बात करें तो मतलब क्या मतलब होता है अंतर्मुखी प्रकृति का? तो ऐसा व्यक्ति जो होता है थोड़ा सा लोगों के साथ में घुलना मिलना, सोशल होना ज्यादा पसंद नहीं करता है। ये थोड़ा सा अपने आप में अकेले रहना पसंद करते हैं, है ना। और यहाँ पर ये अकेले रहना पसंद करेंगे। तो इसके विपरीत बहिर्मुखी की बात करें तो ये थोड़े से इनका जो सोशल नेटवर्क होता है वो ज्यादा होता है, लोगों के साथ भीड़ में रहना इनको पसंद होता है, और उसी के विपरीत ये बहिर्मुखी होते हैं। और उभयमुखी का मतलब यहाँ पर दोनों ही प्रकार के हो जाते हैं। सामाजिक निर्भर का मतलब हम समझ सकते हैं जो कि लोगों पर ही निर्भर होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए ठीक होगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आता है, अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार कैसा होता है? ज्ञानात्मक व्यक्तित्व होता है, कलात्मक व्यक्तित्व होता है, बहिर्मुखी व्यक्तित्व होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि ये धार्मिक व्यक्तित्व वाले होते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले, तो अभी जिनकी हमने बात की थी अंतर्मुखी बहिर्मुखी, उसी प्रकार का ये प्रश्न है। अपने ऊर्जा बल को जब बाहर की ओर अभिव्यक्त करेंगे तो वो बहिर्मुखी का ही एक रूप होता है, मतलब बहिर्मुखी व्यक्ति ही ऐसा कर पाते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो यहाँ पर बहिर्मुखी व्यक्तित्व होगा। अब देखिए, अपने ऊर्जा बल को जब अंदर की ओर अभिव्यक्त करने वाले, मतलब कि खुद में ही अभिव्यक्त करने वाले, तो वो हो जाते हैं अंतर्मुखी। उसके विपरीत यहाँ पर हो जाता है ये बहिर्मुखी व्यक्तित्व। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर उत्तर होगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न आता है, कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है, आप क्या करेंगे? आप उसके अभिभावक से शिकायत करेंगे, मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे, स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे, या उसे भाग्य पर छोड़ देंगे? तो देखिए, जब बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है तो एक शिक्षक होने के नाते हमारा जो दायित्व होता है वो होता है कि हम बच्चे की जो चिंता परेशानी है उसको जानने समझने का प्रयास करें, है ना। और संभव हो हमें उसे दूर करना तो हम उसे संभव था दूर करने का प्रयास करेंगे, या फिर उसे किसी प्रकार से हम प्रेरित भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम खुद ही एक स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे, क्योंकि बच्चे इतने छोटे होते हैं, उनको उतनी बात की समझ नहीं होती है, तो बेवजह वो चिंतित होते हैं, तो हम निश्चित रूप से उसे एक परामर्श दे सकते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर उत्तर होगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आता है, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? तो शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होना चाहिए? कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, कक्षा में समानुवर्ती होना, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, या फिर एक सुवक्ता होना। तो देखिए, एक शिक्षक का जो दायित्व होता है वो विद्यार्थियों के प्रति होता है, तो हमें हमारे विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना ही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य बन जाता है यदि इन विकल्पों को हम देखें तो।
बाकी एक शिक्षक, अनुशासन, समयानुवर्ती, ये सब तो देख ही लेता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारे इस प्रश्न के अनुरूप ठीक होगा। तो ये हमारा इसमें उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करें तो एक आप अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे। तो देखिए, अति सक्रिय बालक है तो निश्चित रूप से ऐसे बालक को सही दिशा में लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसे पहली पंक्ति में बिठाएंगे, उस पर कड़ी नजर रखेंगे, उसे कक्षा के कोने में बैठने की जगह निर्धारित करेंगे, उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने का काम देंगे, या फिर उपरोक्तों में से कोई नहीं। तो देखिए, बच्चा जो जो अति सक्रिय होता है तो उसको थोड़ा सा एक सही गाइडेंस की आवश्यकता होती है। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं उनको हम नेतृत्व कार्य जो है वो प्रदान कर सकते हैं, उसको हम ये कार्य दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखें तो देखिए, ये जो है पहली पंक्ति में बिठाना, उस पर कड़ी नजर रखना, कक्षा में कोने में बिठाना और साफ सफाई का काम देना, ये थोड़ा सा इसमें कोई भी विकल्प ठीक इसमें नहीं है। तो यहाँ पर हमारा उत्तर बन जाता है उपरोक्तों में से कोई नहीं। आगे देखिए, अगला प्रश्न आता है, पृथक पृथक समजाति समूह के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणता आधारित होती है। तो देखिए, जब पृथक पृथक सजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की जो अभिवृत्ति होती है वो किस प्रकार की होगी, उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर, उनके समकक्षियों की अभिवृत्ति पर, दूरदर्शन के प्रभाव पर, या फिर उनके सहोदरों की अभिवृत्ति पर। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ऐसे जो बच्चे होते हैं उनकी अभिवृत्ति साधारणता होती है उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर। ऑप्शन नंबर ए जो होगा ये हमारा उत्तर होगा, क्योंकि निश्चित रूप से बच्चे जो होते हैं जिस परिवेश से संबंधित होते हैं तो कहीं ना कहीं परिवेश का उन पर असर पड़ता है, और जो परिवार के सदस्य होते हैं उन्हीं के गुणों का स्थानांतरण भी उनमें होता है, उसी प्रकार से उनमें आदतें बनती है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, आपकी अपनी कक्षा में दो मंदबुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए आपसे कहा गया है, तो आप क्या करेंगे? उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में ग्रहण करने से इनकार करेंगे, या फिर प्रधानाध्यापक को उन्हें अन्य किसी कक्षा में जो कि मंदबुद्धि बालकों के लिए विशेष रूप से चिन्हित है में बैठने के लिए बोलेंगे, ऐसे विद्यार्थी को सिखाने की तकनीक सीखेंगे, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हम निश्चित रूप से ऐसे बच्चों को सिखाने के लिए जो भी तकनीक आवश्यक होगी उस तकनीक को हम सीखने का प्रयास करेंगे, हम खुद सीखेंगे और उन बच्चों को जरूर सिखाएंगे। तो ऑप्शन सी जो है, ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे, यही हमारा इसमें उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका क्या अर्थ है? तो एक यदि हम बात करें एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए तो इसका क्या अर्थ हो सकता है? उसके पास पर्याप्त धन संपदा होना चाहिए ताकि उसे शिक्षण देने की जरूरत ना पड़े, उनका अधिकारियों के साथ उच्च स्तर से संपर्क हो, उनको अपने विद्यार्थी की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, विद्यार्थियों के बीच उनकी प्रसिद्धि होना चाहिए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि साधन संपन्न का मतलब है अपने शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान शिक्षक के पास में होना चाहिए, किस प्रकार से वो अपने बच्चों की परेशानियों को, समस्याओं को, विद्यार्थी की समस्याओं को दूर कर पाए। तो ऑप्शन सी यहाँ पर उत्तर होगा। बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है, तो ये समायोजन कब प्रभावी होता है? व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, अनुशासन में, डी है उपरोक्त सभी में। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बच्चों में संवेगात्मक समायोजन जो होता है ये प्रभावी होता है, व्यक्तित्व निर्माण, कक्षा शिक्षण, अनुशासन, या फिर उपरोक्त सभी में। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि उपरोक्त सभी में ही ये समायोजन जो होगा ये प्रभावी होगा। ऑप्शन डी हमारा उत्तर होगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आता है, बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। तो बचपन के सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता क्या है? बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर हो जाते हैं, बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है, बचपन आधारित रूप में प्रतीक्षा अवधि है, बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की अनूठी अवधि है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बचपन के सांप्रतिक दृष्टिकोण की यदि मान्यता की हम बात करें तो बचपन वृद्धि और परिवर्तन की एक अनूठी अवधि होती है ना? बचपन काफी महत्वपूर्ण होता है, तो यही हमारा इसमें उत्तर होगा। शारीरिक वृद्धि किसे कहते हैं? देखिए, शारीरिक वृद्धि हम तत्परता, गतिशीलता, अभिवृद्धि, अनुवांशिकता किसे कहेंगे? तो देखिए, शारीरिक जो वृद्धि और विकास होता है उसे हम अभिवृद्धि भी कहते हैं, क्योंकि हमारी जो वृद्धि होती है वो एक निश्चित सीमा तक होती है, उसके बाद में हमारे अंदर वृद्धि नहीं होती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर उत्तर होगा। आगे बढ़े तो अगला प्रश्न है, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं?
तो सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक की बात करें, अनुकरण, प्रशंसा, निंदा, प्रतियोगिता या फिर ये सभी, तो कहीं ना कहीं यदि हम देखें तो ये सभी कारक जो होते हैं ये सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। यानी कि जब हम बच्चा अनुकरण करता है तब भी सीखता है, हम किसी बच्चे की प्रशंसा करते हैं तो बच्चा थोड़ा सा मोटिवेट होता है और वो सीखने के लिए और भी ज्यादा प्रेरित होता है। पर हम बच्चे को डांट देते हैं, उसकी निंदा करते हैं, उसकी बुराई करते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चा डीमोटिवेट होता है। तो ये भी कारक है। जब प्रतियोगिताएं बच्चों के सामने रहती है तो बच्चों के अंदर एक सीखने की ललक होती है कि हमें इस प्रतियोगिता में जीतना है, अच्छा करना है। तो ये सब कारक जो होते हैं ये सीखने की प्रक्रिया को निश्चित ही प्रभावित करते हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर उत्तर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बालकों में सीखने की में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है? बालक की व्यक्तित्व का आदर या फिर पुरस्कार एवं दंड, प्रशंसा एवं भर्त्सना या फिर है डी उपरोक्त सभी। तो बालकों को सीखने में प्रेरणा का को किस रूप में हम उपयोगी मान सकते हैं? तो हम इन सभी उपरोक्त सभी के रूप में मान सकते हैं। ऑप्शन डी। कक्षा में विद्यार्थी को अधिगम के लिए प्रेरित करने में हेतु निम्न में से किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते हैं? देखिए, नहीं करते हैं उसकी बात यहाँ पर की गई है, तो उस युक्ति को देखना है जिसका प्रयोग हम नहीं करते हैं। छात्रों में स्वस्थ प्रतियोगिता स्थापित करना, बिल्कुल इसका उपयोग करेंगे। उन्हें आत्मगौरव की अनुभूति कराना, ये भी हम करेंगे। उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना और गतिविधि आधारित शिक्षण अधिगम विधियों का अनुप्रयोग करना। तो देखिए, गतिविधि शिक्षण आधारित इसका भी प्रयोग करेंगे। पर ऑप्शन सी बोल रहा है कि उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना। अत्यधिक प्रशंसा भी यदि उनकी होगी तो वो कहीं ना कहीं उस प्रशंसा में ही फूले नहीं समाएंगे और जो ध्यान उनको देना चाहिए थोड़ा सा वो कम होगा। तो ऑप्शन सी हमारा उत्तर होगा। बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है? तो बुद्धि, सृजन और सृजनात्मकता में संबंध की बात करें, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या फिर सभी, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बुद्धि और सृजनात्मकता जो होती है कहीं ना कहीं इनमें एक धनात्मक संबंध पाया जाता है। ऑप्शन ए हमारा उत्तर होगा। आगे चलते हैं, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? तो इस प्रभावशाली उपाय की यदि हम बात करें तो यहाँ पर है अनुशासनहीन छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देना, शिक्षण को रोचक व्यावहारिक बनाना, छात्रों के अभिभावक को सूचित करना, अनुशासनहीन छात्रों को विशिष्ट सुविधाएं प्रदान करना। तो देखिए, हम हमारे शिक्षण को जो रोचक और व्यावहारिक बनाएंगे तो कक्षा में अनुशासन अपने आप बनने लगेगा। ऑप्शन बी हमारा उत्तर होगा। शैशव अवस्था में बच्चों के क्रियाकलापन रिक्त स्थान होते हैं मूल प्रवृत्त्यात्मक, संरक्षित या फिर संज्ञानात्मक, संवेगात्मक। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये बच्चों में शैशव अवस्था की बात की जा रही है। तो इस अवस्था में बच्चे जो भी क्रियाकलाप करते हैं ना वो उनकी मूल प्रवृत्ति के अनुरूप होते हैं, मूल प्रवृत्त्यात्मक ये होते हैं, है ना। तो जैसे गुस्सा आता है उनको तो वो रोने लगते हैं, तो खुश होने पर उनकी अभिव्यक्ति हंसी के द्वारा होती है। तो ये उनकी एक मूल प्रवृत्तियां होती है। जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए? तो यदि हम बात करें कि जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है तो वहां पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण, व्याख्यान विधि के द्वारा शिक्षण, क्रियात्मकता के साथ शिक्षण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, हम बात यहाँ पर समेकित शिक्षा की कर रहे हैं और शिक्षक समेकित शिक्षा को तब उपयोग में ला सकते हैं जब शिक्षक को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान होगी और उनका शिक्षण का तरीका होगा। तो ऑप्शन ए हमारा इसमें उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किस समूह में के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है? औसत बुद्धि के बच्चे, ग्रामीण बच्चे, अध्ययनशील बच्चे, कुशाग्र बुद्धि के बच्चे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ऑप्शन जो डी होगा हमारा, कुशाग्र बुद्धि के बच्चे, इनको समायोजन की समस्या होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें उत्तर होगा, क्योंकि ये जो बच्चे होते हैं ये उन्हीं के साथ में मतलब समायोजित होना पसंद करते हैं जो इनके स्तर के होते हैं। तो थोड़ी सी इनकी ये समस्याएं रहती है। तो ऑप्शन डी हमारा उत्तर होगा। आगे देखें, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। यह कथन निम्न में से किसका है? पियाजे, वुडवर्थ, वैलेंटाइन का या फिर है रास का? तो यहाँ पर देखें हम, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है और ये कथन देने वाले जो थे वो थे वुडवर्थ। ऑप्शन नंबर। अगला हमारा प्रश्न आता है, सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है।
कौशल अर्जन, ज्ञानार्जन, व्यवहार में परिमार्जन, व्यक्तित्व समार्जन। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ जो होता है वो होता है हमारे व्यवहार में परिमार्जन, मतलब कि व्यवहार में परिवर्तन लाना, वही हमारे सीखने का उद्देश्य होता है, जिसे हम परिमार्जन के रूप में कह सकते हैं। चलिए आगे देखिए, वाणी दोष नहीं है। तो वाणी किस प्रकार का दोष नहीं है? ध्वनि परिवर्तन और अस्पष्ट उच्चारण, धीमी या तेज गति से बोलना, हकलाना, तुतलाना, तीव्र अस्पष्ट वाणी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं धीमी या तेज गति से बोलना ये वाणी का दोष नहीं है, बाकी अन्य सभी जो हैं ये वाणी दोष के अंतर्गत शामिल हैं। प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि क्या है? तो बच्चों को प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने के लिए सर्वोत्तम विधि होती है मूल्यों के महत्व को बताना, मूल्यों के पालन पर ना करने पर दंडित करना, अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन, और डी है उपरोक्त सभी। अब देखिए सबसे मेन चीज प्राथमिक स्तर पर जो होना चाहिए वो होती है कि बस शिक्षक पहले खुद मूल्यों का स्थापन अपने अंदर करे, अपने व्यवहार में करे, और जब शिक्षक करता है तो बच्चे उसका अनुकरण करते हैं। तो एक विकल्प तो हमारा यहाँ पर बताता है उत्तर। परंतु यदि हम देखें तो मूल्यों के महत्व को भी बताना जरूरी है, तो यहाँ पर हमारा उत्तर बन जाता है उपरोक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ये सभी यहाँ पर हम लागू कर सकते हैं, जिससे हमारा मूल्य का शिक्षा होगी वो बहुत तेजी से बच्चों को मिलेगी। सीखना है, सीखना क्या होता है? व्यवहार में परिवर्तन अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम है, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, या फिर डी है, ये सभी है। तो सीखने का मतलब व्यवहार में परिवर्तन भी होता है, अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम भी होता है, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन भी होता है। तो हमारा उत्तर बन जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। अगला प्रश्न आता है हमारा फ्रायड के अनुसार। फ्रायड के अनुसार ग्रहण किए या सीखे हुए तथ्यों को धारण करने या पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मरण कहते हैं। विस्मरण का अर्थ है किसी समय प्रयत्न करने पर भी किसी पूर्व अनुभव का स्मरण करने या पहले सीखी हुई किसी कार्य को करने की असफलता। विस्मरण वो प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब देखिए यहाँ पर हमें सीधा सीधा विस्मृति या विस्मरण को देखना है, और वो हमें देखना है यहाँ पर फ्रायड के अनुसार। तो यहाँ पर यदि हम बात करें इसमें विकल्पों की, तो यहाँ पर विस्मरण वो प्रवृत्ति होती है, वह प्रवृत्ति होती है जिसके द्वारा हम दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर देते हैं, और यही हमारा इसमें उत्तर होगा, ऑप्शन। अगला प्रश्न आता है ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है। तो ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा क्या होगी? अवधि, नवीनता, रुचि, आकार। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा जो होती है वो हमारी रुचि होगी, क्योंकि हमारी रुचि जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा हम अपने ध्यान को केंद्रित कर पाएंगे। जिस कार्य में हमारी रुचि होती है हम उतना ध्यान लगा करके उस कार्य को करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी रुचि इसके लिए जिम्मेदार होगी, ऑप्शन सी। आगे देखिए, एक परिस्थिति का में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग करना कहलाता है। तो एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग करना क्या कहलाएगा? सीखने की विधियां, सीखने में स्थानांतरण, सीखने में पठार, सीखने में रुचि। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग करना जो होता है वो कहलाता है सीखने में स्थानांतरण। ऑप्शन नंबर बी हमारा उत्तर होगा। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है स्मृति, सीखना, प्रेरणा या फिर चिंतन। तो अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन जो होता है उसी को हम कहते हैं सीखना। ऑप्शन बी होगा उत्तर। यह आवश्यक नहीं कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में रिक्त स्थान भी उच्च होंगे। तो यहाँ पर सृजनशीलता, अध्ययन, विश्लेषण करने या अच्छे अंक प्राप्त करने, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे में सृजनात्मकता भी, सृजनशीलता भी उच्च होगी, ये आवश्यक नहीं है। अधिगम में रिक्त स्थान ने प्रभाव का नियम दिया। तो यहाँ पर प्रभाव का नियम पूछा है पावलोव, स्किनर, वाटसन या फिर थानेडाइक। तो यहाँ पर बात करें हम तो प्रभाव का नियम देने वाले जो थे वो थे थानेडाइक। इन्होंने प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, तीन मुख्य नियम इन्होंने दिए हैं। आगे देखिए, अगला प्रश्न आता है निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति में के मापन के लिए नहीं किया जाता है? तो यहाँ पर पहला विकल्प थोड़ा सा हमारा मिसप्रिंट हुआ है, जो कि प्रत्याहन विधि थी। बी है तार्किक विधि या फिर पहचान विधि, और पुनः सीखना विधि। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि तार्किक विधि जो होगी ये स्मृति मापन के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाता। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आता है ध्यान को केंद्रित करने की
आंतरिक दशा, तो ये क्वेश्चन हमारा एक रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं। ऑप्शन सी इसमें उत्तर होगा। एक परिस्थिति का, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़े से रिपीट होने के कारण है क्योंकि जितनी बार ये प्रश्न पूछे गए थे उतनी बार उस हिसाब से ये शामिल इसमें हो गए थे, क्योंकि अलग अलग वर्षों के जो हमारे पेपर हैं उनके हिसाब से ये प्रश्न सिलेक्ट किए गए थे। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सीखने में स्थानांतरण, ये भी हमारा प्रश्न जो है कंप्लीट पहले हो चुका है। अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना, ये सीखना हो जाएगा, ये भी हम देख चुके हैं। देखिए बहुत बार प्रश्न जो है रिपीट हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज हमें हेल्प करती है, हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। सूझ के द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, थार्नडाइक, कोहलर, पावलोव या फिर वुडवर्थ। तो देखिए सूझ के द्वारा सीखने का सिद्धांत जो है ये प्रस्तावित किया गया है ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा, कोहलर। और कोहलर ने एक प्रयोग किया था जो कि चिंपांजी था, चिंपांजी के ऊपर इन्होंने प्रयोग किया था और उसमें इन्होंने सूझ का सिद्धांत जो था वो प्रतिपादित किया था। ऑप्शन बी हमारा उत्तर होगा। कार्य को आरंभ करना, कार्य को जारी रखना और नियमित करने की प्रक्रिया जो होती है, प्रेरणा, संवेदना, सीखना, प्रत्यक्षीकरण। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वो जो कार्य को आरंभ करते हैं, जारी भी रखते हैं और नियमित रूप से करते भी, तो वही हमारी प्रेरणा होती है, वही हमारा मोटिवेशन होता है। ऑप्शन ए हमारा उत्तर होगा। अगला प्रश्न आता है, विस्मृति कम करने का उपाय है। तो विस्मृति को हम कैसे कम कर सकते हैं? सीखने में कमी, सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि, पाठ की पुनरावृत्ति, स्मरण करने में कम ध्यान देना। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि विस्मृति को कम किया जा सकता है जब हम पाठ की पुनरावृत्ति करेंगे, उसका रिवीजन करेंगे, उसका पुनः अभ्यास करेंगे, तो हमें वो चीजें ज्यादा याद रहेंगी, हम उनको कम भूलेंगे। तो यही हमारा विस्मृति को कम करने का उपाय है। आगे चलते हैं, क्रोध व भय प्रकार हैं अभिप्रेरणा के, संवेग के, परिकल्पना या फिर मूल प्रवृत्ति के। तो यहाँ पर क्रोध और भय जो हैं ये प्रकार होते हैं हमारे संवेगों के। तो ऑप्शन बी जो होगा वो हमारा इसमें उत्तर होगा। और यदि हम बात करें तो मैकडूगल ने तो इसमें 14 प्रकार के संवेगों की व्याख्या की गई है। और संवेग जो होते हैं वो थोड़े से हमारे लिए एक जटिल अवस्थाएं हम उनको कह सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण टीएटी का विकास रिक्त स्थान के द्वारा किया गया था, साइमन, होल्ट्जमैन, मरे या फिर बेलक। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ये मुरे के द्वारा ये टीएटी परीक्षण जो है, थैमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट, जिसे हम प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण भी कहते हैं, इनके द्वारा ये दिया गया था। और इनमें इनका जो परीक्षण है, इसमें 31 कार्डों का प्रयोग इसमें किया जाता है। आगे चलते हैं, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान क्या है? विषय केंद्रित शिक्षा, शिक्षक केंद्रित शिक्षा, क्रिया केंद्रित शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा। तो मनोविज्ञान का शिक्षा में सबसे बड़े योगदान की बात करें तो वो है बाल केंद्रित शिक्षा। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें उत्तर होगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? निरंतरता का सिद्धांत, वर्गीकरण का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत और इसी के साथ में है व्यक्तित्व का सिद्धांत। तो हमारा उत्तर बन जाता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, वर्गीकरण का सिद्धांत। ये इसमें वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। व्यवहारवादी रिक्त स्थान ने कहा, मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहे बना सकता हूँ। फ्रीमैन ने, न्यूमैन ने, वॉटसन ने या फिर होल्जिंगर ने। तो ऐसा कहने वाले जो थे वो थे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, वाटसन। इन्होंने ही कहा था। आगे देखते हैं, ध्यान आकर्षित होने में रिक्त स्थान की प्रमुख भूमिका होती है। उद्दीपन की तीव्रता, उद्दीपन की उपादेयता, उद्दीपन की विश्वसनीयता, उद्दीपन की सक्रियता। तो यहाँ पर उत्तर हो जाता है हमारा इस प्रश्न के लिए, वो है उद्दीपन की तीव्रता। ऑप्शन नंबर ए, उद्दीपन की तीव्रता जितनी ज्यादा होगी हम ध्यान को उतना ज्यादा आकर्षित करेंगे। रिक्त स्थान छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। तो छात्र में रुचि उत्पन्न करने की जो कला होती है, शिक्षण, सहानुभूति, समदृष्टि, प्रेरणा। तो उत्तर हो जाता है प्रेरणा। ऑप्शन डी। संगणन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? अधिगम, अभिप्रेरणा, स्मृति, सृजनात्मकता। तो यहाँ पर उत्तर आता है हमारा संगणन सिद्धांत जो है ये किससे संबंधित है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये जो सिद्धांत है ये संबंधित है स्मृति से। ऑप्शन
सी। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आता है दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल करना क्या कहलाता है? तो दूसरे व्यक्ति की बाह्य व्यवहार की नकल करना, ये सीखना, अनुकरण, कल्पना, चिंतन, तो ये कहलाता है अनुकरण। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था? डब्ल्यू वुंड, सिगमंड, पावलोव, वॉटसन। तो ये स्थापित करने वाले जो थे वो थे विलियम वुंट। तो डब्ल्यू वुंट लिखा है, तो ये विलियम वुंट इनका पूरा नाम है और इन्होंने 1879 में लिप्जिंग, जर्मनी में पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? फ्रांस ब्रेटानो, मैक्स वर्दिमर और एडगर रोबिन कर्ट लेविन। तो यहां पर यदि हम देखें तो इसे रखने वाले जो थे वो थे मैक्स वर्दिमर। ऑप्शन नंबर बी हमारा उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का सिद्धांत है? व्यवहार विदों का, संरचना विदों का, गेस्टाल्ट वादियों का या मनोविश्लेषकों का? तो यहां पर उत्तर हो जाता है हमारा गेस्टाल्ट वादियों का। ये क्षेत्र सिद्धांत का वर्ग रहेगा। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे बाल विकास शिक्षा शास्त्र से संबंधित 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। और प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी ही एक और नए वीडियो के साथ।